बच्चों, आज हम फिर से जो हमारा चल रहा था सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के रूप में ये पाठ था। पिछली बार हमने आसियान संगठन के बारे में चर्चा की थी। आज हम चीनी अर्थव्यवस्था के उत्थान की बात करते हैं कि चीन की अर्थव्यवस्था इतनी आगे कैसे बढ़ गई। आइए अब हम अपने बिल्कुल नज़दीक के पड़ोसी और शक्ति के तीसरे बड़े केंद्र चीन की ओर रुख करें। आर्थिक शक्ति के रूप में चीन के उदय को पूरे विश्व में जिस तरह से देखा जा रहा है उसे अगले पन्ने पर अंकित कार्टून एकदम ठीक ठाक बता रहा है। 1978 के बाद से जारी चीन की आर्थिक सफलता को एक महाशक्ति के रूप में इसके उभरने के साथ जुड़कर देखा जाता है। आर्थिक सुधारों की शुरुआत करने के बाद से चीन सबसे ज़्यादा तेज़ी से आर्थिक वृद्धि कर रहा है और माना जाता है कि इस रफ्तार से चलते हुए 2040 तक वह दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति अमेरिका से भी आगे निकल जाएगा। आर्थिक स्तर पर अपने पड़ोसी मुल्कों से जुड़ाव के चलते चीन पूर्व एशिया के विकास का इंजन जैसा बना हुआ है और इस कारण क्षेत्रीय मामलों में उसका प्रभाव बहुत बढ़ गया है। इसकी विशाल आबादी, बड़ा भूभाग, संसाधन, क्षेत्रीय अवस्थिति और राजनीतिक प्रभाव इस तेज आर्थिक विकास के साथ मिलकर चीन के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देते हैं। 1949 में माओ के नेतृत्व में हुई साम्यवादी क्रांति के बाद चीनी जनवादी गणराज्य की स्थापना के समय यहाँ की आर्थिक सोवियत मॉडल पर आधारित था। यहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी वो सोवियत मॉडल पर आधारित थी। आर्थिक रूप से पिछड़े साम्यवादी चीन ने पूंजीवादी दुनिया से अपने रिश्ते तोड़ लिए। ऐसे में उसके पास अपने ही संसाधनों से गुजारा करने के अलावा कोई चारा नहीं था। हाँ, थोड़े समय तक इसे सोवियत मदद और सलाह भी मिली। इसने विकास का जो मॉडल अपनाया उसमें खेती से पूंजी निकालकर सरकारी नियंत्रण में बड़े उद्योग खड़े करने पर जोर था। चूँकि उसके पास विदेशी बाजारों से तकनीकी और सामानों की खरीद के लिए विदेशी मुद्रा की कमी थी, इसलिए चीन ने आयातित सामानों को धीरे धीरे घरेलू स्तर पर ही तैयार करवाना शुरू कर दिया। इस मॉडल में चीन ने अभूतपूर्व स्तर पर औद्योगिक अर्थव्यवस्था खड़ा करने का आधार बनाने के लिए सारे संसाधनों का इस्तेमाल किया। सभी नागरिकों को रोजगार और सामाजिक कल्याण योजनाओं का लाभ देने के दायरे में लाया गया और अपने नागरिकों को शिक्षित करने और उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के मामले में चीन सबसे विकसित देशों से भी आगे निकल गया। अर्थव्यवस्था का विकास भी 5 से 6% की दर से हुआ, लेकिन जनसंख्या में 2 से 3% की वार्षिक वृद्धि इस विकास दर पर पानी फेर रही थी और बढ़ती आबादी विकास के लाभ से वंचित जा रही थी। खेती की पैदावार उद्योगों की पूरी ताकत लायक अवशेष नहीं दे पाती थी। अध्याय 2 में हम सोवियत संघ की राज्य नियंत्रित आर्थिकी के संकट की चर्चा कर चुके हैं। कि अगर देखें तो हम किस प्रकार से जो सोवियत संघ था उसमें सारे संस्थान सरकार के थे और वो एक समय ऐसा आया कि वो संकट में आ गए। ऐसे ही संकट का सामना चीन को भी करना पड़ा। इसका औद्योगिक उत्पादन पर्याप्त तेजी से नहीं बढ़ रहा था। विदेशी व्यापार ना के बराबर था और प्रति व्यक्ति आय भी बहुत कम थी। चीनी नेतृत्व ने सन 1970 के दशक में कुछ बड़े नीतिगत निर्णय लिए और चीन ने 1972 में अमेरिका से संबंध बनाकर अपने राजनीतिक और आर्थिक एकांतवास को ख़त्म किया। मानो उसने अमेरिका के साथ अपने संबंध सुधारना शुरू किए। 1973 में प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने कृषि, उद्योग, सेना, विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आधुनिकीकरण के 4 प्रस्ताव रखे। 1978 में तत्कालीन नेता देंग श्याओपेंग ने चीन में आर्थिक सुधारों और खुले द्वार की नीति की घोषणा की। मतलब उन्होंने कहा कि अब हम अपने आर्थिक दरवाजे सबके लिए खोल रहे हैं। अब नीति यह हो गई कि विदेशी पूंजी और प्रौद्योगिकी के निवेश से उच्चतर उत्पादकता को प्राप्त किया जाए। बाजार मूलक अर्थव्यवस्था को अपनाने के लिए चीन ने अपना तरीका अपनाया। चीन ने शॉक थेरेपी पर अमल करने के बजाय अपनी अर्थव्यवस्था को चरणबद्ध ढंग से खोला। 1982 में खेती का निजीकरण किया गया और उसके बाद 1998 में उद्योगों का व्यापार संबंधी अवरोधों को सिर्फ विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिए ही घटाया गया, जहां विदेशी निवेशक अपने उद्यम लगा सकते हैं। नई आर्थिक नीति के कारण चीन की अर्थव्यवस्था को अपनी जड़ता से उबरने में मदद मिली। कृषि के निजीकरण के कारण कृषि उत्पादन तथा ग्रामीण आय में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में निजी बचत का बढ़ा प्रमाण और इससे ग्रामीण उद्योगों की तादाद तेज़ी से बढ़ी।
उद्योग और कृषि दोनों ही क्षेत्रों में चीन की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर तेज रही। व्यापार के नए कानून तथा विशेष आर्थिक क्षेत्रों के निर्माण से विदेश व्यापार में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई। चीन पूरे विश्व में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए सबसे आकर्षक देश बनकर उभरा। चीन के पास विदेशी मुद्रा का विशाल भंडार है और उसके दम पर चीन दूसरे देशों में निवेश कर रहा है। चीन 2001 में विश्व व्यापार संगठन में भी शामिल हो गया। इस तरह दूसरे देशों के लिए अपनी अर्थव्यवस्था खोलने की दिशा में चीन ने एक कदम बढ़ाया। अब चीन की योजना विश्व आर्थिकी से अपने जुड़ाव को और गहरा करके भविष्य की अर्थव्यवस्था विश्व व्यवस्था को एक मनचाहा रूप देने की है। चीन की आर्थिकी में तो नाटकीय सुधार हुआ है, लेकिन वहाँ पर किसी को सुधारों का लाभ नहीं मिला। चीन में बेरोजगारी बढ़ी है और 10 करोड़ लोग रोजगार की तलाश में हैं। वहाँ महिलाओं के रोजगार और काम करने के हालात उतने ही खराब हैं जितने यूरोप में हैं। 18वीं और 19वीं सदी में थे। इसके अलावा पर्यावरण के नुकसान और भ्रष्टाचार के बढ़ने जैसे परिणाम भी सामने आए हैं। गांव और शहर के तटीय और मुख्य भूमि पर रहने वाले लोगों के बीच आर्थिक फासला बढ़ता जा रहा है। हालांकि क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर चीन एक ऐसी जबरदस्त आर्थिक शक्ति बनकर उभरा है कि सभी उसका लोहा मानने लगे हैं। चीन की अर्थव्यवस्था का बाहरी दुनिया से जुड़ाव और पारस्परिक निर्भरता ने अब यह स्थिति बना दी है कि अपने व्यावसायिक साझीदारों पर चीन का जबरदस्त प्रभाव बन चुका है। और यही कारण है कि जापान, अमेरिका, आसियान और रूस सभी व्यापार के आगे चीन से बाकी विवादों को भुला चुके हैं। उम्मीद की जा रही है कि जल्दी ही चीन और ताइवान के मतभेद भी खत्म हो जाएंगे और ताइवान इसकी अर्थव्यवस्था के साथ ज़्यादा घनिष्ठ रूप से जुड़ जाएगा। 1997 के वित्तीय संकट के बाद आसियान देशों की अर्थव्यवस्था को टिकाए रखने में चीन के आर्थिक उभार ने काफ़ी मदद की है। लैटिनी अमेरिकी और अफ्रीका में निवेश और मदद की इसकी नीतियां बताती हैं कि विकासशील देशों के मामले में चीन एक नई विश्व शक्ति के रूप में उभरता जा रहा है। अब भारत और चीन के संबंधों के बारे में आगे चर्चा करेंगे।